कांस्टेबल भर्ती 2023 पेपर 2024 में होगा री एग्ज़ाम। 60,244 ऐतिहासिक पदों के लिए भर्ती होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो आपके मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम वॉल्यूम 1 के मॉडल पेपर नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हम मॉडल पेपर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं वॉल्यूम 1 का। इसके अलावा वॉल्यूम 2 के 10 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप वॉल्यूम 2 के मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वॉल्यूम 2 मॉडल पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। इसके अलावा वॉल्यूम 1 के मॉडल पेपर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं, और इसमें हम अगर ये 6 कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि अगर हम 5 इसमें वॉल्यूम 1 के कंप्लीट कर लेते हैं, तो वॉल्यूम 1 का 10 मॉडल पेपर और वॉल्यूम 2 का 10 मॉडल पेपर, यानी कुल मिलाकर के 20 मॉडल पेपर आपके कंप्लीट हो चुकेंगे। मेरे प्यारे भाई, 20 मॉडल पेपर का अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ये आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिल पाएगी। फिलहाल आप ये बात अच्छे से जानते हो कि सभी मॉडल पेपर जो है कंप्लीट करवाने के लिए अगर हमें ऊर्जा मिल रही है तो आपका एक लाइक है और आपका एक सब्सक्राइब है, जो गाइस हमें और भी ऊर्जा दे पाता है। तो इस वजह से वीडियो को लाइक और गाइस सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। फिलहाल चलिए गाइस शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। देखिए, मॉडल पेपर नंबर 6 को शुरुआत करते हैं आज हम। इसके पहले मॉडल पेपर 5 तक कंप्लीट हो गया है। मॉडल पेपर नंबर 6 के पहले सवाल को देखते हैं। जो पेपर है आपका, ये आपका बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। जिसमें पहला सवाल आपका है, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। आपको ये बताना है कि छरही जो है ये कहाँ की नृत्य शैली है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट गाइस। सो बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा आपका छरही जो है ये है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कृष्णा नदी के तट पर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, बोको हराम किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि आतंकवादी संगठन के टॉपिक आपके एग्जाम में दिए गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। बोको हराम किस देश का आतंकवादी संगठन है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये, बोको हराम किस देश का आतंकवादी संगठन है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये, हो जाएगा नाइजीरिया का। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने मृच्छकटिक पुस्तक का संकलन किया है। आपको बताना है कि मृच्छकटिक पुस्तक किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वॉज लॉन्च्ड इन ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रारंभ किया गया था। कहने का मतलब है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। राइट उत्तर हो जाएगा 1995 यानी 1995 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कि हरिके बैराज निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर स्थित हैं। आपको बताना है कि हरिके बैराज किन नदियों के संगम पर है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये, हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यास और सतलज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यास और सतलज। भारत के किस राज्य में सागा दावा या फिर ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखिए 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला सवाल है कि कुद नृत्य कहाँ का एक राज्य का प्रसिद्ध एक नृत्य है। कुद नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। राइट उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, जम्मू और कश्मीर का। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों ये किसके द्वारा
गाया गया था, लिखा नहीं गाया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका लता मंगेशकर के द्वारा ए मेरे वतन के लोगों। ये गीत जो है लता मंगेशकर ने गाया था, जो कि भारत में स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और हालांकि अब तो नहीं है, तो ये गाय स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी। अगला सवाल है आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका ये 13 अप्रैल 1919 यानी कि 1919 में हुआ था, और ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पंजाब के अमृतसर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है आपके सामने, लेंस आँख के पिछले भाग पर प्रकाश केंद्रित करता है। आँख के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? लेंस आँख के पिछले भाग को प्रकाश केंद्रित करता है, और इस आँख के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सर्दी के मौसम में सामान्यतया छोटे छोटे बच्चों को जुकाम खांसी हो जाती है। ये रोग किसके द्वारा फैलते हैं? दैट मीन्स ये हुआ कि जो जुकाम है, खांसी है, ये किसके द्वारा फैलता है? आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जुकाम खांसी जो है ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी जुकाम हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको भी जुकाम हो जाएगा। इसका कारण ये होता है वायरस यानी कि विषाणु के कारण। तो राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, वायरस या फिर विषाणु के कारण। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस, ये गैस, इसका जो है ये लाफिंग गैस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम पड़ने का कारण यह है कि अगर कोई बंदा इसको सूंघ लेता है, यानी जो नाइट्रस ऑक्साइड है, अगर इसे कोई सूंघ लेता है तो वो हंसता ही रहेगा जब तक कि उस पर इसका फ़र्क पड़ेगा, या जब तक इसका उस पर प्रभाव रहेगा तब तक वो हंसता ही रहेगा। तो नाम जो इसका है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस का जो रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है, यह है नाइट्रस ऑक्साइड। ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इडुक्की बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पेरियार नदी पर। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि चाल की इकाई में सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। देखिए, सेंटीमीटर प्रति सेकंड जो है ये चाल की सीजीएस पद्धति में मात्रक है, जबकि मीटर प्रति सेकंड जो है आपका ये एसआई पद्धति में मात्रक है। तो ध्यान रखना, हमसे पूछा गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये है आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक। नेक्स्ट है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बताइए, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? क्वेश्चन नंबर 17 है। राइट उत्तर हो जाएगा सन 2000 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? हु हेड्स द जीएसटी काउंसिल? राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, बगदाद किस देश की राजधानी है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इराक। इराक की जो राजधानी है यह है बगदाद, और ईरान की राजधानी जो है वो है तेहरान। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मनासी किस गायकी से संबंधित हैं? प्रसिद्ध गायिका पीनाज मनासी किस गायकी से संबंधित हैं? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का, ये हो जाएगा गजल गायकी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गजल गायकी। आगे बढ़ते अगला सवाल है आपके सामने, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा डैश को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष में अपनाया गया था। कहने का मतलब है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस वर्ष महासभा द्वारा अपनाया गया था? राइट उत्तर हो जाएगा 21 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा 1948 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 में। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? देखो, म्यांमार से लगने वाली सीमा मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर ये लगता है, बट मेघालय जो है ये नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है, सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में झूमिंग को कोनुकों के नाम से जाना जाता है? देखिए, झूमिंग जो है आपका एक प्रकार से कहा जाए खेती है। झूमिंग खेती वही खेतियाँ होती हैं जैसे जंगलों में पेड़ों को काट के वहाँ पे जो भूमि है उसे उर्वर बनाया जाए और फिर उस पर फसलें उगाई जाएँ।
और जब उस पर फसल उग जाए तो उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है, फिर से दूसरा जंगल काटा जाता है, वहाँ पे फिर से उसको जुताई वगैरह करके फिर से उसे बनाया जाता है। मतलब इसको एक स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कोई अस्थायी कृषि नहीं होती है कि यहीं पे अगर गेहूँ उगाया गया है तो यहीं पे धान भी उगाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये इसे कहते हैं हम झूम खेती, या फिर इसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। और इस झूमिंग खेती को कोनको के नाम से किस देश में जाना जाता है, तो ये राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेनेजुएला में। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल है कि, सवाल समझिएगा, अगला है कि यक्ष आयु 10 एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि कोई एक्स नाम का एक लड़का है जिसकी आयु 10 वर्ष है और वो एक कारखाने में कार्यरत है। अब आपको ये बताना है कि जो एक्स नाम का लड़का है उसके किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, या फिर स्वतंत्रता का अधिकार। सवाल बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, समझिएगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से प्रतिस्थापित किया गया था। देखिए मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको ये क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, कहने का मतलब है कि लग रहा है बहुत ही ब्लर लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे भाई इसमें मेरी गलती कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जामपुर ने मॉडल पेपर बनाया है सेम वही मॉडल पेपर मैं करवा रहा हूँ, और उन्होंने इसका पेज भी उसी प्रकार रखा है, कुछ खाकी कलर टाइप में है, इस वजह से आप तक ये क्लियर बहुत नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप गाइस मत कहिएगा कि आप बहुत क्लियर या फिर बहुत क्वालिटी में वीडियो नहीं बनाते हो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करता हूँ, फुल क्वालिटी में, बिल्कुल एचडी क्वालिटी में वीडियो बनाता हूँ। ठीक है भाई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रतिस्थापित किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 फैजाबाद में। ऑप्शन 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी की अस्थियां डैश में विसर्जित की गई। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं या महात्मा गांधी की जो एसेज हैं ये कहाँ पे गाइस विसर्जित की गई थी, इसका आंसर आपको बताना है। 27 नंबर सवाल। राइट उत्तर हो जाएगा आपका प्रयागराज में, यानी कि कहा जाए तो गंगा नदी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, भारत में किस बड़े आतंकवादी घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, का गठन किया गया था। किस आतंकवादी घटना के बाद। सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 2008 के मुंबई आतंक हमले के बाद भारत में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड। अगला सवाल आपके सामने, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कौशल के नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस शहर को भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, या फिर कहा जाए किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं वाणिज्यिक राजधानी, बात एक ही है। राइट उत्तर हो जाएगा मुंबई को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला है आपके सामने, ट्विटर एक डैश आधारित मंच है। कहने का मतलब है ट्विटर जो है ये किस प्रकार का एक मंच है। ईमेल, OTP, बात करना, या फिर SMS। देखिए ट्विटर के माध्यम से आप SMS भी अपना भेज सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर SMS। अगला आपके सामने कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 सहारनपुर में। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। अगला सवाल है कि प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा त्रिस्तरीय, यानी कि 3 टायर में है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1855-56 में हुए भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिद्धू और कान्हू ने।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है। राइट उत्तर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का। ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी 48। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह यानी कि सॉल्ट मार्च कब प्रारंभ किया गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1930 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1930 में। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ जाता है मैथ और रीजनिंग। तो ये गाइज मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, यानी मैथ और रीजनिंग जो है ये मैं दूसरी वीडियो में कराऊंगा। लेकिन जो मैं अब कंप्लीट करवाने वाला हूँ वो है आपका हिंदी। हिंदी में पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 114 है। सवाल है कि हिंदी स्वरों को वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यानी आप जानते हैं कि जीव के आधार पे स्वरों का जो वर्गीकरण है ये 3 तरीके से होता है। एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर और एक होता है पश्च स्वर। तो यहाँ पे विवृत स्वर जो है ये नहीं आएगा। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा गया है ये क्रांति, इसी वजह से हमें लगता है थोड़ा ब्लर लग रहा है ना। इन्होंने अपना जो पीछे का वाटर मार्क है या कहा जाए लोगो है, इन्होंने कुछ ज़्यादा गाइस गाढ़ा कर दिया है। इसकी जो गाइस मतलब दिखाने की कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा कर दी, इस वजह से थोड़ा जो अक्षर है या क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कम साफ नज़र आ रहा है। फिलहाल चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड लय। लय जो है आपका ये पार्श्विक ध्वनि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्णों में से कौन वर्ण मूर्धन्य नहीं है। देखिए ट वर्ग के अंतर्गत जितनी भी ध्वनियाँ आती हैं ये मूर्धन्य में आती हैं। तो आपका हो गया ट, ठ और ये ढ लिखा है, ये 5 नहीं है भाई, ये ढ है, ठीक है, ढ ये भी है। ज जो है आपका ज ये मूर्धन्य नहीं है। तो ये ज जो है आपका क्या है, ये आपका च वर्ग के अंतर्गत आता है जो कि आपका तालु है। तो जो ज है आपका ये तालु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखो जागरण आपका ये भाववाचक है, घबराहट भी आपका भाववाचक है और बिक्री भी आपका भाववाचक है। लेकिन ढोना जो है आपका ये भाववाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि जिजीविसा का अर्थ क्या है। जिजीविसा का अर्थ क्या है। 118 नंबर सवाल है, बताइए जिजीविसा का मतलब क्या है। जिजीविसा का मतलब है कि जीने की इच्छा। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला है कि अवश्याय, अवश्याय शब्द के तद्भव रूप का चयन कीजिए। अवश्याय शब्द के तद्भव रूप का चयन कीजिए। अवश्याय, अवश्याय जो है आपका एक तत्सम है और इसका तद्भव जो होगा ये ओस होगा। ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द एक तत्सम है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3rd ऑप्शन आश्चर्य। आश्चर्य जो है आपका एक तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है ये अचरज होता है, इस बात को ध्यान रखना। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें रेखांकित पद जो है ये कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चयवाचक। देखिए हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें जो हम है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर पुरुषवाचक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण है, देखिए शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, ये नहीं है। शीला से हंसा भी नहीं। देखो हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कर्मवाच्य का उदाहरण है। समझिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। 122 नंबर सवाल है, बताइए। कर्मवाच्य हमसे पूछ रहा है, शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता और शीला से हिला भी नहीं जाता। देखो हिला तो होगा नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चंस मुझे भी डाउट में लग रहा है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगला है आपके सामने कि अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अधोलिखित में कौन सा युग्म एक विशेषण नहीं है। देखो छोटा बड़ा ये आपका विशेषण है, हरा पीला ये भी आपका विशेषण है
और 2, 3 ये भी आपका संख्यावाची विशेषण है। लेकिन राम लक्ष्मण कोई विशेषण नहीं, जबकि ये संज्ञा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक समय पर आ जाना इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है, यही आपका हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक। ठीक समय पर आ जाना इसमें अधिकरण कारक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अटकलें भिड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अटकलें भिड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा उपाय सोचना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपाय सोचना। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 126 से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। हुलास हुआ, हमला किया गया, हवाला हुआ। हरकत उनकी अच्छी नहीं है। बी आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, प्राण, आंसू ये सब बहुवचन के हैं, जबकि प्रत्येक आपका जो है ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। कीर्ति चारपाई पर बैठी है, इसमें जो रेखांकित है वो है पर। अब आपको ये बताना है कि इस पर में कौन सा कारक है। देखिए, स्थान की बात की जाए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अधिकरण, क्योंकि स्थान बोधक बताया जा रहा है, तो यहाँ पे राइट होगा आपका 3rd ऑप्शन, अधिकरण कारक ऑप्शन 3 राइट होगा। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जैसे नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, या नेताजी के द्वारा कहा गया कथन तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो है ये किसके द्वारा कहा गया था? ये सब कहा गया था नेताजी द्वारा। तो यहाँ पे जो कहा गया दिल्ली चलो, इसको उद्धरण चिन्ह में रखा जाएगा और ये किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों क्या त्यों लिखा जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए 130 नंबर सवाल को समझने के बाद आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। फिलहाल मैं वह मुंबई गया, फिलहाल मैं वह मुंबई गया, फिलहाल वह मुंबई गया है, फिलहाल में वह मुंबई गया है, फिलहाल में वह मुंबई गया है, फिलहाल में वह मुंबई गया है। ये राइट होगा 4th ऑप्शन, फिलहाल में वह मुंबई गया है। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा लिखा गया है। ये क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट नहीं होता, ब्रह्मा होता है, ब्रह्म नहीं होता, और मूल्यवान नहीं, मूल्यवान होता है। पृथक आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, पृथक जो है इसी तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन 4 राइट है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें जो अलंकार है आपका रूपक अलंकार है, 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुधा किसका विलोम शब्द है? सुधा किसका विलोम शब्द है? 133 नंबर सवाल है। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गरल का। सुधा जो है गरल का विलोम शब्द है, ऑप्शन 3 राइट होगा। यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी किसका पर्यायवाची है? यामिनी जो है ये रात्रि, रात का पर्यायवाची है, 1st ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संयोग में कौन सा उपसर्ग है? संयोग में कौन सा उपसर्ग है? देखिए संयोग जो है ये सम और योग से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे जो आपका उपसर्ग निकलेगा वो सम उपसर्ग निकलेगा। मैं में नीचे हलंत लगना जरूरी है, तो संयोग में सम उपसर्ग है। मनौती शब्द में प्रत्यय बताना है। मनौती में प्रत्यय क्या होगा? देखिए ओती प्रत्यय होगा नहीं, क्योंकि मनौती लिखा है तो औती प्रत्यय हो जाएगा। मन में औती प्रत्यय लगा देंगे तो मनौती शब्द आपका बन जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार दिए गए वाक्य के लिए अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। वह लगभग 12:30 बजे आया था। लगभग ये जो है ये क्या है? लगभग यहाँ पे आपका निपात हो जाएगा, 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, इसमें कौन सा रस है? बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, यानी बिना गोपाल के यहाँ पे राइट हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए बिना गोपाल के, तो मतलब यहाँ पे वियोग की बात की जा रही है।
राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वियोग श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य वह वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पे आश्रित हों या यहाँ पे आश्रय की बात बताई जाए। जैसे मेरे आते ही वर्षा होने लगी, क्या यह है? नहीं, ये नहीं है। मेरे आते ही वर्षा होने लगी ये आपका एक सरल वाक्य है। उसके घर जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी आपका सरल वाक्य है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये आपका संयुक्त वाक्य है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ये आपका मिश्र वाक्य है कि उसके घर से निकलने के बाद वर्षा हुई है, मतलब घर के निकलने पर आश्रित है वर्षा का होना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट होगा। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अपत्य और अपथ्य का सही अर्थभेद बताना है। अपत्य और अपथ्य का मतलब क्या है? देखिए, अपत्य का मतलब होता है संतान, यानी जिसको अपत्य का मतलब होता है संतान और अपथ्य का मतलब होता है अहितकर। तो यहाँ पे राइट होगा आपका थर्ड ऑप्शन। जिन सामसिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह क्या कहलाते हैं? देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो उसे आप द्विगु समास कहेंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। अब मैं यहाँ पे गाइज अपने जो गद्यांश है इसको पढ़ लेता हूँ। 142 से 146 तक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश आपको जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। मैं एक बार जल्दी जल्दी गद्यांश को पढ़ देता हूँ। देखिए, जीवन स्वयं एक यात्रा है। जो अपने अंदर यह यात्रा करता है वह नदी के उस पार पहुँच जाता है, और जो बाहर यह यात्रा करता है वह इंतज़ार करता रहता है। आश्चर्य की बात है कि धन संपत्ति बर्बाद होने पर उसका तो हमें दुख होता है, परंतु व्यर्थ ही इधर उधर की बातों में जीवन बर्बाद करने पर लेस मात्र भी अफसोस नहीं होता। कभी शांत मन से विचार करें कि आखिर हमारे जीवन का असल उद्देश्य क्या है। किसी के लिए यह पैसा, सुविधाएं, प्रतिष्ठा, तो किसी के लिए बच्चे। देखिए कहाँ पर थे, सवाल पर आगे पढ़िएगा। किसी के लिए ये पैसा, सुविधाएं, प्रतिष्ठा, तो किसी के लिए बच्चे और परिवार हो सकते हैं। यदि ये सब इच्छा अनुसार मिल जाएं तो क्या जीवन में सुख, शांति, सद्भाव, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि वास्तव में यह इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। यदि उसे एक वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसमें दूसरी वस्तु को पाने की लालसा पैदा हो जाती है। पाते रहने की लालसा का यह क्रम अनवरत चलता रहता है। साथ में प्राप्त वस्तुओं के खो जाने के भय, आकुलता भी बनी रहती है। पाने के प्रयास और खोने की सुरक्षा में इंसान अपनी सुख शांति की बलि देता रहता है। वैसे अगर कहा जाए वाकई में तो मेरे भाई ये गद्यांश जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेहतरीन गद्यांश था। ये आपके लिए ज़रूरी था, आपके लिए नहीं, मतलब सभी के लिए ज़रूरी था, है ना। देखिए, इस गद्यांश को अगर ध्यान में रखते हुए अगर मैं सवाल को यहाँ पे हल करने की कोशिश करूँ तो 142 नंबर सवाल को पढ़िए। सवाल कह रहा है कि जो बाहरी यात्रा करता है, वाक्य में रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य? बाहरी, इस बाहरी का मतलब क्या है? जो विदेश में भ्रमण करे? नहीं भाई, बाहरी का मतलब विदेश नहीं है। जो देश में भ्रमण करे? नहीं। जो भौतिक जगत में उलझे रहते हैं उन्हें कहा जाता है जो बाहरी यात्रा करे। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव कैसा है? अभी जस्ट आपने देखा कि गद्यांश को अगर ध्यान में रखते हुए मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव कहा जाए तो वो लालची है। मतलब अगर कोई एक वस्तु मिल जाती है तो दूसरी वस्तु पाने की लालच में वो लगा रहता है। यही है आपका राइट आंसर, लालची। मनुष्य को सुख शांति खोने का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य की सुख शांति खोने का मुख्य कारण क्या है? अधिक पाने की चाह और उसे खोने का भय। बहुत सही, राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो नहीं मिला है उसे पाने की चाह और जो मिल गया है उसे खोने का भय। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, धन संपत्ति में कौन सा समास है? अगर धन संपत्ति में समास देखा जाए तो यहाँ पे समास होगा आपका ऑप्शन ए, धन और संपत्ति, यानी द्वंद्व समास होगा। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। समूह से भिन्न शब्द का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से भिन्न शब्द क्या है? सुख, शांति, स्वतंत्रता, लालची। गद्यांश को ध्यान में देखते हुए अगर कहा जाए तो इसमें आपका जो भिन्न है वो लालची है, क्योंकि सुख आपका, शांति आपका और स्वतंत्रता आपकी जो है ये एक सकारात्मक चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लालची आपको जो है नकारात्मक की दृष्टि से आ रहा है। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1982 यानी 1982 में पुरस्कार मिला था ये। और ये जो है पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा के लिए मिला था।
राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका जैसे है तितली, इसके अलावा कहा जाए कामायनी जो कि एक महाकाव्य है, इसके अलावा कहा जाए जो आपका स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये सब के सब जो नाटक हैं ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, वही ऑप्शन राइट होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन। 150 नंबर सवाल है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये संत रैदास का वाक्य है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस यहाँ पे आपके 150 सवाल जीके और इसके अलावा हिंदी 150 नंबर तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आज की हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी